Hello everyone, welcome to another part of A Guide to Reality of Villainous Extra। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एनिस अपने आर्मी कैंप पहुंच चुकी थी। हर कोई उसे वहां देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान वो तब हो जाती है जब वो अपने सामने मर्क्यूरस एल्पीडिया को देखती है। इसके बाद वो किचन में जाती है कि उसे कोई ना कोई ऐसा मिशन मिले जिसके ज़रिए वो अपनी थोड़ी बहुत कसरत जिस्म की वर्जिश कर सके। बलि का बकरा बनाते हुए उसे बहुत सारे आलू और गाजर वगैरह इस तरह की चीज़ें दे देते हैं कि बेटा बैठ के तुम छीलो अब इसको। वो उन सारे कैरेट्स आलू वगैरह को सारी चीज़ों को अच्छे से छील देती है। इसके बाद अभी वो छील ही रही होती है और अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि इतने में पीछे से मर्क्यूरस एल्पीडिया आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा शेफ पर गुस्सा करता है। और उसी दौरान उन दोनों की काफ़ी देर तक बातचीत होती है, जिसकी वजह से एल्पीडिया का इन्फेक्शन लेवल उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और वो इस पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि वो जब से इस जगह पर आई थी उसकी तरफ बस दो बंदों का इन्फेक्शन लेवल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, एक उसके फादर और दूसरे मेलवी का। और उसी दौरान एल्पीडिया उसको ये बताता है कि वो अब से उसके एज असिस्टेंट के तौर पर मेडिकल रूम में काम करेगी। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है, हमें एनिस का रूम दिखाया जाता है, जो कि वो अपने रूम में बैठी हुई अपने सारे के सारे टास्क को बैठी चेक कर रही होती है, जिसमें कैरेट्स को छीलने के उसके कुछ पैसे मिलते हैं, हालांकि पोटैटोज को भी छीलने के और पकाने के भी हर चीज़ के थोड़े बहुत उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात उसके लिए ये लग रही थी कि उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत करी, हालांकि लगभग उसने 2000 खन कैरेट्स को छीला था और उसके सिर्फ उसे 20,000 मिले। वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रही थी इस बात पर, और वो यही सोच रही थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो इस मिशन में बेसिक से होने वाली चीज़ों को इक्विपमेंट को भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो इसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस के थे। अब वो यही सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मुझे किसी तरह अपने पैसों को थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो और ज़्यादा चीज़ों को चेक करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे किसी जगह पर कोई अच्छे कंपोजिशन प्लान ढूंढना पड़ेगा। इतने में उसे और चीज़ें नज़र आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उसके पैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वो डेली टास्क में से एक था। वो टास्क देखती है जिसमें था कि उसे गरीब बच्चों को ट्रीट करना था, उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी थी, उन्हें मरहम पट्टी में मदद करनी थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है और उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इसके बाद वो रात को छुपते छुपाते वहाँ से निकलने लगती है, अपने साथ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें भी ले लेती है। इतने में वो सर्वेंट, वो नाइट जो कि उसके फादर ने उसको साथ दिया था कि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके, वो उसको देख लेती है और वो भी उसको देख लेता है। अभी वो उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानगी से देख ही रहा था और पूछता है आखिर आप कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी और गुस्से में उसको कहती है तुम कुछ पागल हो गए हो क्या, आगे तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हो। वो दोबारा से काम अंदाज में कहता है ओह हालांकि आप मुझे बता दें आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि उसके हाथ में गन भी मौजूद थी। एनिस काफ़ी देर तक खामोशी से उसको देखने लगती है, फिर कहती है जेनिस क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे, जिस पर वो थोड़ी देर तो सोचता है और फिर मान जाता है। फिर इसके बाद एनिस और जेनिस दोनों के दोनों घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जा रहे थे। बातों बातों में पता चलता है कि एनिस इस वक्त गरीब बच्चों की थोड़ी बहुत मदद करने के लिए जा रही थी, जो कि जेनिस को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, लेकिन और वो इसकी इस तरह तारीफ भी करता है। लेकिन एनिस को अपने मन में वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पहला तो वो घोड़सवारी जिस तरह उसके साथ कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, और दूसरा ये कि वो गरीब बच्चों की मदद अपनी कोई दिल की तमन्ना से तो नहीं कर रही थी, वो सिर्फ इस वजह से कर रही थी कि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके और इस जगह पर सर्वाइव कर सके। इसके बाद वो अपने बैग को चेक करती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सारी मेडिसिन इनफ होंगी यहाँ के लिए, क्योंकि अभी सुबह में ही उसने जितने भी पैसे वगैरह कमाए थे उसने उन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीद ली थी, जिसमें एक हीलिंग पोशन भी मौजूद था जो कि लगभग 5,000 तक कॉइन का था, जो कि इंटरनल इंजरीज को और एक्सटर्नल इंजरीज दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हील कर सकता था। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन थी, और इस वजह से वो इस जगह पर उसकी काफ़ी सारी बोतलें लेके आ चुकी थी। काफ़ी देर तक घुड़सवार करने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उतरते ही इर्द गिर्द चीज़ों को देखना शुरू कर देती है कि अचानक से वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रौब से उसके सामने खड़ा हुआ था। जेनिस उसको देखकर बोलता है ओह हाँ देखो तो ज़रा इसको, ये यहाँ पर मौजूद है। जेनिस उस लड़के के बारे में बताता है कि ये यहाँ का लीडर है जो कि ज़्यादा चीज़ों को इस वक्त लीड कर रहा है और इसका नाम मॉरियन है।
एनिस उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अपने मन में ही कहती है, क्या ये यहाँ का कोई नोबल बंदा है। जेनस बड़े ही काम और प्यार अंदाज में उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई बुरी इंसान नहीं है, ये इस वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है, तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रीट करने के लिए आई है। वो बच्चा थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और उसके कपड़ों वगैरह काफ़ी चीज़ों को देखता है। फिर अचानक से उसके सामान की तरफ उसकी नज़र जाती है। एनिस करीब से उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ इंजर्ड बच्चों को ट्रीट करने के लिए आई हूँ। लेकिन वो कोल्डली अंदाज में उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर कहता है, बस ठीक है, वो सारे के सारे पहले ही रिकवर कर चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरानी से पूछती है, क्या सारे वॉन्ड एकदम से हील हो चुके हैं, आखिर ऐसे कैसे। वो बच्चा बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक टीचर आए थे जिन्होंने हम सारे बच्चों के जितने भी जख्म वगैरह था उन सबको ट्रीट कर दिया था। और हालांकि वो हमारे लिए काफ़ी सारा खाना भी लेके आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद हुई थी और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जा रही थी। वो हैरान और परेशान वहाँ पर खड़ी हुई थी। क्या कोई पहले से यहाँ पर आ चुका है, आखिर कौन हो सकता है। फिर वो सोचती है, अगर यहाँ पर उसे कोई पेशेंट नहीं मिला तो वो अपना टास्क कैसे कंप्लीट करेगी और उसे फिर पैसे कैसे मिलेंगे। पीछे से जेनिस उससे कहता है, वैसे हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बची, अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे एक लेटर भेज सकते हो, उसकी वजह से हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। एनिस उन सबको देखकर अपने मन में कह रही होती है, खुशकिस्मती से ये सारे के सारे बच्चे हर्ट नहीं हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची थी वो कहती है, कैरल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। वो उस लड़के के पीछे इस कमीज़ को पकड़ कर ये कह रही होती है। वो बच्चा इसको कहता है, रैनी तुम इसके बारे में बाद में बात करना, कैरोल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एनिस भी उसके इस बात को सुन लेती है। फिर वो बच्ची आगे आती है और कहती है, जिसके बाद पर एनिस उसको कहती है, मैं इस बारे में देखती हूँ कि क्या मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे कोई तो मिला था। और कहती है, अगर तुम्हारा कोई पेशेंट था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बच्चे एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। कैरोल उस बच्ची का ट्विन ब्रदर था और उसे इस वक्त एक घर के अंदर आइसोलेट करके रखा हुआ था। वो दूसरी वाली लड़की बच्ची बताती है कि वो जो टीचर आए थे उन्होंने कहा था कि इसे इस वक्त आइसोलेट करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसे किसी से भी मिलने के लिए ना दिया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली तौर पर बीमार है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या आइसोलेट इलनेस, आखिर कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर उसके जहन में आता है, हाँ ये ज़रूर प्लेग की बीमारी हो सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान थी क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी थी। इस गेम के अंदर एक ग्रुप था इस कंडम के अंदर जिसका नाम एब्सीन था, जो कि इस वक्त सिविल वार को लीड कर रहा था। और ये प्लेग बीमारी जो थी ये उन लोगों ने इर्द गिर्द फैलाई थी और ये इतनी ज़्यादा सख्त और पेचीदा किस्म की बीमारी थी कि सीधा बंदे को मौत के घाट ही उतारने के लिए काफ़ी थी। और इसी वजह से उसके फादर भी इसी बीमारी की लपेट में आ जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। वेले जो कि इस गेम का एक कैरेक्टर होता है वो भी इस बीमारी के लपेट में आता है और वो भी गुजर जाता है। वेले के गुजर जाने के बाद इस जगह पर कोई दूसरा कंपिटेंट कमांडर मौजूद नहीं था। जंग दिन ब दिन चलती ही चली जा रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। इसके बाद मर्क्यूरी मैन को असेंड किया गया था कि वो इसके ऊपर पावर हुक्मरानी कर सके। तो बिल आखिर जितने भी सारे मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सिविल वार में मेलवी को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर हद तक अपनी कोशिश करी और एंडिंग भी इसी जगह पर हो गई थी। मैं तो इस बात की सोच में हूँ कि मेन प्रोटैगनिस्ट के पास कोई भी कोई दूसरा काम है नहीं, कैसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बचाने के अलावा बस मेलवी मेलवी, क्या कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। चले स्टोरी की तरफ आते हैं। एनिस कहती है कि अगर मैंने इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैंने क्योर कर लिया तो हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती हूँ। शायद हो सकता है कि शायद वो भी थोड़ी बहुत इस बीमारी की लपेट में आई हो पिछली ज़िंदगी में। इतने में पीछे से उसका जो नाइट था वो उसे कहता है, क्या आप उसे बच्चे से मिलने के लिए जाने की सोच रही हैं क्या। आप जानती हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और इसके डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। अगर आप वहाँ पर गई और आप ये बीमारी की लपेट में आ गई तो। एनिस बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी में कहती है, लेकिन इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा किस्म की चीज़ है जो कि हर किसी के सामने आ चुकी है। वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी में उसे एक बहुत ही ज़्यादा आशा भरी निगाहों से देख रही थी। फिर वो कहती है, इस वक्त जगह जो प्रॉब्लम है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे कि जो मेरे पास मेडिसिन है वो जो मैंने किस शॉप से ख़रीदी थी वो इसको क्योर कर सकती है कि ये नहीं। फिर वो बच्ची उसे कहती है, क्या आप सच में उसको क्योर कर सकती हैं, आप केयर को ठीक कर सकती हैं।
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी इस बात पर ऑनेस्टली तौर पर तुम्हें बता दूँ कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। इतने में उसका टास्क चेंज हो जाता है और उस जगह पर ये आ जाता है कि वो इस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करे, जिसकी वजह से उसका जो अमाउंट है वो डबल हो चुका था और वो स्पेशल प्राइस पे उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकम मिल रही थी। एने सब ये सोचती है कि इस पेशेंट को ट्रीट करने से मेरा टास्क काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और अगर मैं सोचने पे आऊँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट कर सकूँ। ओह इन द केस फिर वो रैनी से कहती है कि तुम मुझे कैरल के पास लेके जा सकती हो और अपने मन में कहती है कि इस जगह पर मुझे हेजिटेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे करना होगा। और वो उसे लेकर उस तरफ जाना शुरू कर देती है। उसी वक्त ड्यूक बेलेक्सो की जगह पर उसके पैलेस के अंदर कोई कहता सुनाई देता है, ड्यूक आखिर आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें लॉयड दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लेटर था और वो जा रहा था और वो कहता है कि मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है जो कि साउथर्न जगह पर मौजूद है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। वो उस लेटर को देखकर पढ़ रहा होता है जिस पर किसी किस्म की लिस्ट मौजूद थी और उसमें एनिस का नाम बाहर बाकायदा सफाई से लिखा हुआ था। वो उसे देखकर परेशान होता है। तो इसके साथ हमारी इस पार्ट की इसी जगह पर एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।